मेरे बच्चों, गुड मॉर्निंग। 10th क्लास की हिंदी मीडियम साइंस में आपका स्वागत है। हम करने जा रहे हैं फर्स्ट लेसन, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण जो लेसन है आपके लिए बिल्कुल नया नहीं है। ये रासायनिक अभिक्रियाएं हम 8वीं क्लास में कर चुके हैं। 7वीं क्लास में देखा था कि रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं। रासायनिक शब्द आता है जहाँ पर हम किसी पदार्थ की आंतरिक संगठन की बात करते हैं, उसके इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तब हम रासायनिक शब्द का इस्तेमाल करते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम देखें तो एक बर्तन में दूध है, उसकी दही बन गई है। बिना शक्ल देखे शायद एक बार की तो हम पहचान नहीं पाते दूध है कि दही है, ठीक है ना। लेकिन जब हम देखेंगे कि टेस्ट कर सकते हैं या उसको हिलाकर देखेंगे वो तरल है कि कुछ कठोर हो गया है, तो यानी कि उसकी आंतरिक संगठन बदल जाएगी। पहले उसमें खासकर प्रोटीन थे या हम कह सकते पानी भी था काफ़ी मात्रा में, लेकिन अब जो है उसमें अम्ल, लैक्टिक अम्ल विकसित हो गया है या कुछ और पदार्थ उसके अंदर आ गए हैं, बन गए हैं, नए पदार्थ बन गए हैं। तो वो क्या थी? एक रासायनिक परिवर्तन था। तो अब बड़ी क्लास में आने के बाद हम उसको थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे। उन्हीं रासायनिक परिवर्तनों को नाम दिया गया है रासायनिक अभिक्रियाओं का, जिसमें दो पदार्थ या कोई भी एक पदार्थ दो नए पदार्थ बनाता है या दो पदार्थ आपस में जुड़ करके कोई नया पदार्थ बनाते हैं, ठीक है ना। उसको हम कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। और इन रासायनिक अभिक्रियाओं को जब हम लिख कर बताते हैं, ठीक है ना, जब हम लिख कर बताते हैं तब हम उन्हें कहते हैं रासायनिक समीकरण। उदाहरण के लिए जैसे हम बात करते हैं कि मोमबत्ती जल रही है, ठीक है ना, मोमबत्ती जल रही है और क्या बन रहा है? प्रकाश निकल रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है। लेकिन जब हम उसको बताते हैं कि मोमबत्ती में क्या है? कार्बन है, ठीक है ना। कार्बन को मैं लिख दिया C। उसके बाद मैंने बता दिया कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में जल रही है, यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में जल रही है और क्या बनाएगी? कार्बन डाइऑक्साइड गैस और प्रकाश बनाएगी। क्या बनाएगी? कार्बन डाइऑक्साइड गैस और प्रकाश बनाएगी, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये क्या है? एक रासायनिक समीकरण है। क्या है ये? एक रासायनिक समीकरण है। ये एक रासायनिक अभिक्रिया भी है, लेकिन जब इसको हम प्रतीकों के माध्यम से दिखाते हैं रासायनिक अभिक्रिया को, तब हम इसे क्या कहते हैं? एक समीकरण कहते हैं, ठीक है ना। तो रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण क्या होते हैं, ये हमारे लेसन का नाम है। आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद हमें पता कैसे चलेगा कि वो रासायनिक अभिक्रिया होती है? तो देखो बेटा, गर्मियों में कमरे के ताप पर दूध को खुला छोड़ दिया जाए तो खराब हो जाएगा। लोहे का तवा, तसला, कील को आर्द्र नमी युक्त वायु में खुला छोड़, अब जैसे बारिश हुई है, कोई लोहे का सामान बाहर रह गया होगा ना, तो लाल भूरा हो गया होगा वो, तो आप समझ सकते हैं कि वो उस पर जंग लग गया है। अंगूर का किण्वन हो जाता है। अंगूर यानी खट्टे हो जाते हैं, यानी कि खट्टे नहीं, जब अंगूर हम लाते हैं वो टेस्ट में अच्छे हैं, मीठे हैं, लेकिन जब 3-4 दिन ना खाएं तो सड़ जाते हैं वो, उसको हम कहते हैं किण्वन हो गया है, ठीक है ना। उसके बाद भोजन को पकाया जाता है, उसका टेस्ट बदल जाता है ना फिर। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारा शरीर भोजन को पचा लेता है, ठीक है ना। हमारा शरीर में भोजन कहाँ जाता है? पाचन हो जाता है उसका। अपाचित भोजन को बाहर निकाल देते हैं और पाचन के पश्चात पचे भोजन को हमारे रक्त में ले जाता है। हम सांस लेते हैं ऑक्सीजन गैस, छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस, है ना। तो अंदर क्या होता है? कोई ना कोई परिवर्तन तो होता है ना, रासायनिक अभिक्रिया तो होती है उस चीज़ को लेकर के। उसके बाद देखते हैं ये सभी परिस्थितियों में प्रारंभिक वस्तु प्रकृति पहचान कुछ अलग थी और बाद में कुछ और हो गई है। पदार्थ के भौतिक रासायनिक परिवर्तनों के बारे में हम पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। जब कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो हम कह सकते हैं कि एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है। आप सोच रहे होंगे कि रासायनिक अभिक्रिया का अर्थ है क्या? तो हम कैसे जान सकते हैं कि कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई है? आओ एक छोटा सा क्रियाकलाप करते हैं, ठीक है ना। इसमें दिया हुआ, वैसे ये लैब में हो सकता है। क्या करेंगे? इसके लिए मैग्नीशियम का रिबन लेंगे, उसको रगड़ के रेंगमाल से साफ़ करेंगे और चिमटे के साथ पकड़कर उसको फिर हम लोग जलाएंगे मैग्नीशियम रिबन को, ठीक है ना। देखिए चिमटी है ये रिबन पकड़ रखा है इसने यहाँ से और हम जला रहे हैं, और यहाँ से जो राख गिरेगी वो यह राख यहाँ पर इकट्ठी हो जाएगी, ठीक है ना, इस चित्र में। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आपने देखा होगा कि चमकदार श्वेत लोक के साथ मैग्नीशियम रिबन जलता है और सफ़ेद चूर्ण बनाता है। यह मैग्नीशियम रिबन का चूर्ण है
और इससे ऑक्सीजन और मैग्नीशियम के बीच रासायनिक अभिक्रिया हुई है। ये देखिए मैग्नीशियम, ये देखिए मैग्नीशियम का सिंबल होता है Mg, आप 9th क्लास में पढ़ कर आए हैं। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की अभिक्रिया हुई है, हमने जलाया है उसको, तो कोई वस्तु है वो ऑक्सीजन के बिना नहीं जलती, तो क्या बनेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बनेगा ये? मैग्नीशियम ऑक्साइड, MgO। ठीक है ना, ये था मैग्नीशियम धातु थी ये, ठीक है। ये ऑक्सीजन गैस ली हमने, ऑक्सीजन गैस थी जो जलने के लिए आवश्यक होती है, और ये बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है ना, तो ये क्या है? एक रासायनिक अभिक्रिया है। आपने इसमें क्या देखा? आपने देखा कि दो पदार्थ हैं, एक ये है और एक ये पदार्थ है, ये दोनों जुड़ करके कोई नया पदार्थ बना रहे हैं। यानी कि जब दो पदार्थ कोई नया पदार्थ बनाते हैं, या ये भी हो सकता था कि कोई एक पदार्थ टूट जाए, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड है, ठीक है ना, कैल्शियम कार्बोनेट है CaCO3, इसको जब हम गर्म करते हैं ना तो क्या बनता है? कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, ये बनते हैं। तो ये भी क्या है? ये देखो, ये त्रिभुज का निशान है ना बेटा, ये होता है गर्म करने का निशान। मैं बताना भूल गई, गर्म करने का निशान होता है जब हम इसको गर्म करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट को, तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं। तो यानी कि जब कोई पदार्थ, एक पदार्थ टूटकर दो पदार्थ बनाता है, या दो पदार्थ जुड़कर एक पदार्थ बनाते हैं नया, यानी कि कोई नया पदार्थ, याद है ना आपको, हमने 7th क्लास में किया था, 7th क्लास में किया था सॉरी, कि जब हम किसी परिवर्तन के दौरान हमें नया पदार्थ प्राप्त होता है, नया पदार्थ प्राप्त होता है जो पहले पदार्थ से अलग होता है, तब हम कहते हैं कि रासायनिक परिवर्तन हुआ है। जैसे मैंने लकड़ी थी, एक लकड़ी ले, लकड़ी को हम टुकड़ों में काट दिया, ठीक है ना, तो है तो लकड़ी ही वो, प्रत्येक टुकड़ा लकड़ी ही है, ठीक है ना। तो हम उसको ये नहीं कहेंगे ना कि भाई रासायनिक परिवर्तन हुआ है, हम उसको भौतिक परिवर्तन कहेंगे। लेकिन जब हम लकड़ी को जला देंगे तो क्या बनेगी? राख बन जाएगी, ठीक है ना, गैसें बन जाएंगी, आँच निकलेगी, उसमें से आँच निकलेगी, प्रकाश निकलेगा, तो वो क्या है? वो रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम आगे देखते हैं। तो विभिन्न प्रक्रियाओं के दौरान क्या होगा? रासायनिक परिवर्तन होगा, और इन रासायनिक परिवर्तन हुआ है या नहीं हुआ है, इसकी जांच हम कैसे कर सकते हैं? इसकी जांच करने के कई तरीके हैं कि अवस्था में परिवर्तन हुआ है। अगर अवस्था में परिवर्तन हुआ है तब भी हम कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। क्या रंग में कोई परिवर्तन हुआ है? अगर रंग में परिवर्तन हुआ है तब भी हम कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। गैस का निकास, गैस निकल सकती है ना, गैस निकली, देखो बताया ना मैंने अभी, जैसे कि हम लकड़ी को जलाते हैं तो गैस निकलेगी, आंच निकलेगी। तापमान में परिवर्तन, यदि कोई वस्तु ठंडी थी गर्म हो गई है, गर्म थी ठंडी हो गई है, तो ये कुछ उदाहरण हैं कि अगर ये चेंज में मिलते हैं तो हम कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। देखो, हम निर्धारित कर सकते हैं कि एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है इन बातों के आधार पर। यदि हम अपने आसपास में हो रहे परिवर्तनों को देखें तो हम पाएंगे कि हमारे चारों ओर विविध प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया हो रही हैं। इस अध्याय में हम विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाओं और उनके प्रतीकात्मक निरूपण का अध्ययन करेंगे, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती हैं और उनको प्रतीकों के द्वारा निरूपण, यानी कि लिखकर दिखाएंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। ठीक है ना, एक समीकरण लिख देंगे, उस समीकरण से ही एक इक्वेशन लिख देंगे, उस इक्वेशन से ही उस अभिक्रिया के बारे में सारा पता लग जाएगा। ठीक है ना। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको इस लेसन को समझने के लिए क्या क्या आवश्यकता होगी। एक तो 9th क्लास में मेरे बेटे, 9th क्लास में हमने चैप्टर पढ़े थे 2nd और 3rd, उसमें हमने परमाणुओं के बारे में जाना था। परमाणु क्या थे? देखो, जैसे मान लो 1 से लेकर और 20 तक हमने किए थे। हाइड्रोजन से लेकर 20 तक, 20 वाला होता है कैल्शियम तक किए थे। वही जैसे कि एक हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक है, हीलियम का 2 है, लिथियम का परमाणु क्रमांक 3 है, बेरिलियम का 4 है, बोरोन का 5 है, कार्बन का 6 है, नाइट्रोजन का 7 है, ऑक्सीजन का 8 है, फ्लोरीन का 9 है, और
नियॉन का 10 है। मैं सारे नहीं लिखाऊंगी आपको, मैं आपको सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पर बता रही हूँ किस प्रकार से 10 मैंने आपको लिख कर दिखाए हैं। तो तब हमने देखा था इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कि के में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे। के में आएंगे 1 इलेक्ट्रॉन, इसके के में 2 आएंगे, इसके के कक्ष में 1, एल में के में 2, एल में 1, के में 2, एल में 2, के में 2, एल में 3, ऐसे हमने करके देखे थे। इसी आधार पर हमने पाया था कि इनकी संयोजकताएँ कितनी हैं। संयोजकता क्या होती है बेटा कि किस तत्व ने कितने इलेक्ट्रॉन छोड़ने हैं और कितने इलेक्ट्रॉन उसने लेने हैं। जैसे कि मान लीजिए हम ऑक्सीजन को लेते हैं, ठीक है ना। ऑक्सीजन को मैंने ले लिया, इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हैं। ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन हैं, तो ऑक्सीजन के 8 इलेक्ट्रॉनों को मैं कन्फिग्रेशन बनाती हूँ। के में 2, एल में आ गए 6, ठीक है ना। तो मैं पूरा नहीं बताऊँगी, छठी क्लास में बहुत अच्छे से आपको लोग करवा रखा है हमने ये। तो के में 2, एल में 6, 9th क्लास में नाइन्थ में काफ़ी अच्छे से करवा रखा है। तो के में 2, एल में 6, एल में होने चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन, याद है ना आपको। के में 2 होते हैं मैक्सिमम, एल में 8 होते हैं, एम में 8 और एन में हम 18 भरते हैं, ठीक है ना। तो एल में 8 होने चाहिए। जब तक इसके 8 पूरे नहीं होंगे या पूर्णतः खाली नहीं होगा तब तक ये शांत नहीं बैठेगा और तत्वों के साथ इलेक्ट्रॉनों का लेन देन करता रहेगा। तो देखो के में 2 हैं, एल में 6 हैं, एल में 8 होने के लिए कितने चाहिए इसको, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो 2 इलेक्ट्रॉन ये लेगा, ये कर्जा ले लेगा 2 इलेक्ट्रॉनों का, ठीक है ना। तो 2 इलेक्ट्रॉन इस पर ऋण हो जाएगा, इस पर क्या हो जाएगा, ऋण हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉनों का। तो इसके ऊपर जो आवेश होगा वो -2 होगा और ऑक्सीजन की जो संयोजकता होगी, दूसरे तत्वों के साथ जुड़ने की क्षमता होगी, वो क्या कहलाएगी, -2। तो हम कैसे लिखेंगे इसको, हम इसको ऐसे लिखेंगे कि ऑक्सीजन की संयोजकता है -2, ठीक है ना। तो इस आधार पर हमने आपको सभी की संयोजकता निकालने सिखाई थी। जैसे कि मान लीजिए मैग्नीशियम की +2 है, कैल्शियम की +2 है, सोडियम की, ये देखिए सोडियम की +1 है, याद आया आपको। ये कुछ एल्यूमिनियम की +3 थी, माइनस वाली और दिखाती है आपको मैं यहाँ पे, माइनस मैंने ऑक्सीजन की बता ही दी है -2 वाली। और एक क्लोरीन है -1 होता है इसका, 1 दिखावे ना दिखावे की बात होती है। उसके बाद नाइट्रोजन की -3 दिखाई थी, कई बार -3 दिखाता है ये, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप इनके संयोजकता निकालनी सीखें। और इसी प्रकार अगर कोई लेगा तो उस पर माइनस आवेश आ जाएगा और कोई देगा तो उस पर प्लस आवेश आ जाएगा, ठीक है। जितने इलेक्ट्रॉन देगा उतने ही इसके ऊपर दिखाएंगे हम लोग। मान लो इसने 1 लिया है तो -1, 3 लिए तो -3, ऑक्सीजन 2 लेता है तो -2, ठीक है ना। मैग्नीशियम 2 लेता है तो +2, कैल्शियम 2 लेता है तो +2, सोडियम देता है, ये प्लस देते हैं ना। मैग्नीशियम 2 देता है तो +2, कैल्शियम 2 छोड़ता है तो +2, सोडियम 1 छोड़ता है तो +1, एल्यूमिनियम 3 छोड़ता है तो +3। इस प्रकार से इसी आधार पर फिर हमने देखा था कि ये यौगिक कैसे बनाते हैं। जैसे मान लो मैग्नीशियम की ले ली +2, ठीक है ना, और क्लोरीन का ले लिया -1, ठीक है ना। तो इसकी शक्ति इसके नीचे, इसकी शक्ति इसके नीचे, ऐसे क्रॉस करके दिखाया था हमने। मैग्नीशियम के नीचे 1, क्लोरीन के नीचे 2, ठीक है ना। एक को दिखाओ ना दिखाओ एक ही बात है। तो ये बन गया मैग्नीशियम क्लोराइड, MgCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड। तो आप लोगों को ये बातें ज़रूर समझ में आनी चाहिए, यौगिक बनाने आपको आने चाहिए। ये आपके 10th क्लास की केमिस्ट्री की ज़रूरत है। जब तक आपको ये बनाने नहीं आएंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते, ठीक है ना। आप अपने बड़े बहन भाइयों का सहारा लें, ठीक है ना। कुछ आप 9th क्लास का याद करें, काफ़ी इजी है ये, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अगर आपने 9th क्लास में थोड़ा सा भी किया है तो अब आप इनको आसानी से समझ जाएंगे, ठीक है ना। तो आपका होमवर्क ये है 1 से लेकर के 20 तक आप सभी तत्वों के परमाणु क्रमांक और उनकी संयोजकताएं ज्ञात करें, ठीक है। और उसके बाद आप उनसे बनने वाले यौगिकों के नाम लिखें, सूत्र लिखें, ठीक है। आज के लेक्चर में इतना ही, आगे फिर मिलेंगे इसी के साथ। थैंक यू।